आज एपीआई का इंट्रोडक्शन देखेंगे। एपीआई होता क्या? एपीआई का फुल फॉर्म तो पता ही है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है। एपीआई रियल में होता क्या है, इसका रियल एडवांटेज क्या है, कहाँ कहाँ पे एपीआई यूज हो रहा है, ध्यान से समझना। कुछ मैंने अलग अलग इमेज डाउनलोड किए हैं, दिख रहा है? तो एपीआई का फुल फॉर्म समझ में आ गया, है ना? एपीआई होता क्या है, जैसे मान लो आप रेस्टोरेंट में गए लंच या डिनर करने। तो जब जैसे ही आप रेस्टोरेंट में आप जाओगे, तो आपको वहाँ पे जो भी चीज़ें खाना है, आपको उस रेस्टोरेंट के किचन से कम्युनिकेट करना होगा। तो उस डायरेक्ट तो आप कम्युनिकेट कर नहीं सकते रेस्टोरेंट में, किचन में डायरेक्ट तो कम्युनिकेट नहीं करोगे ना। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए आपके पास वेटर आता है। तो वेटर क्या करता है कि आपके टेबल पे आएगा, आपसे मेनू डिसाइड करेगा क्या क्या आपको लेना है, और फिर वो क्या करेगा, वो फिर आपके किचन से कम्युनिकेट करके सारा बता देगा कि इस टेबल पे ये ऑर्डर देना है। आई बात समझ में? तो ये आपका एक इंटरफेस का काम कर रहा है। आ रही बात समझ में? तो सेम यही काम आपका एपीआई करता है। ठीक है। और एपीआई अगर बेसिकली अगर हम देखें, तो ये तीन तरह का एपीआई होता है। एक प्राइवेट होता है, एक पार्टनर होता है, एक पब्लिक होता है। प्राइवेट एपीआई कोई भी अगर कंपनी बनाती है, तो वो केवल अपने प्रीमिसेस में यूज करने के लिए, मतलब उस एपीआई को दूसरा कोई अनदर बंदा या अनदर कंपनी उसको यूज नहीं कर सकती। आई बात समझ में? मान लो कोई कंपनी है, वो अपने खुद के सेल्फ के लिए कुछ एक एपीआई बनाई, खुद अपने लिए यूज करना चाहती है, तो वो प्राइवेट होगा, है ना? तो मेन जो सबसे ज्यादा जो एपीआई यूज होती है, वो पब्लिक यूज होती है। ठीक है। पब्लिक एपीआई का मतलब ये होता है, उसको कोई भी बंदा एक्सेस कर सकता है। तो सबसे ज्यादा जो बनता है, कौन सा बनता है? पब्लिक। तो एपीआई को तीन अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, एक प्राइवेट होता है, एक पार्टनर होता है, और एक पब्लिक होता है। इतना समझ में आ गया? तो एपीआई का डेफिनेशन समझ में आ गया आप लोग को, एक लाइन में लिखा हुआ है। तो अगर आपसे कहीं पे भी इंटरव्यू में पूछ लिए कि एपीआई होता क्या है, तो सिंपल सा एक लाइन में डेफिनेशन आपको यही बताना है कि एपीआई जस्ट एक इंटरफेस होता है। ठीक है। जो दो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। मान लो आपका एक एप्लीकेशन जावा में बना है, और एक एप्लीकेशन आपका डॉट नेट में बना है, और दोनों एप्लीकेशन को आपस में आपको लिंक करना है, कम्युनिकेट करना है। मैं चाहता हूं कि जावा वाले एप्लीकेशन से कुछ इंफॉर्मेशन डॉट नेट वाले एप्लीकेशन के पास चला जाए, और डॉट नेट वाले एप्लीकेशन से कुछ इंफॉर्मेशन जावा वाले एप्लीकेशन के पास चला जाए। तो डायरेक्ट आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। यहाँ पे एक आपको मीडिएटर चाहिए, एपीआई चाहिए। और एपीआई का काम ही यही होता है कि आपके अलग अलग टेक्नोलॉजी में, ठीक है, आपका अलग अलग एप्लीकेशंस बना हुआ है और आपस में उसको कम्युनिकेट करना है। तो इसके लिए आपको एपीआई यूज करना होगा। इसका लाइव एग्जांपल अगर मैं बताऊं, तो आज से 7-8 साल पीछे चलते हैं। तो आप लोगों ने अगर सुना होगा या देखा होगा, पहले क्या होता था कि एसबीआई बैंक का अगर एटीएम है, तो उसमें एसबीआई का ही कार्ड लगता था, दूसरे बैंक के कार्ड नहीं काम करते थे। अब तो आपने देखा होगा, कहीं पे भी किसी भी बैंक का एटीएम हो, चाहे प्राइवेट चाहे कोई भी, किसी में भी कोई भी कार्ड लगाओ तुरंत ले लेता है। तो ये पॉसिबल किसकी वजह से हो पाया? एपीआई की वजह से। क्योंकि आप खुद सोचो, मान लो एसबीआई बैंक का जो एटीएम है, अब एसबीआई बैंक का जो एप्लीकेशन है, मान लो वो जावा पे बना हुआ है, ठीक है, और आईसीआईसीआई बैंक का जो आपका एप्लीकेशन है वो डॉट नेट पे बना हुआ है। जरूरी तो है नहीं कि दोनों ही जावा पे होगा। तो वहां पे, तो उस समय ये प्रॉब्लम होती थी जब एपीआई नहीं था, एपीआई का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो ये प्रॉब्लम होती थी। क्योंकि जावा वाला जो एप्लीकेशन है वो डॉट नेट वाले एप्लीकेशन से डायरेक्ट आपका कम्युनिकेट तो हो नहीं पाएगा। तो उस समय ये प्रॉब्लम होती थी। आगे बात समझ में?
लेकिन जब से एपीआई का कॉन्सेप्ट आया ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। पहला रियल लाइफ एग्जांपल समझ में आया। तो जो आप जो है किसी भी बैंक के एटीएम में कोई भी आप बैंक का एटीएम लगा देते हो तो वो एपीआई की वजह से ही पॉसिबल हो पाए। अब होता क्या है रियल में, अगर देखो सिनेरियो, तो मान लो आप आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम मशीन में गए और आपने एसबीआई का कार्ड लगाया, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो एसबीआई बैंक का जो एप्लीकेशन बना है उससे डायरेक्ट वो कम्युनिकेट नहीं करता, एपीआई के थ्रू जो इंफॉर्मेशन है उसको एसबीआई वाले एप्लीकेशन से चाहिए वो एसबीआई से इंफॉर्मेशन से वो ला के देता है आईसीआईसीआई को, और उससे वो कनेक्ट होके आपका सारा ट्रांजेक्शन हो जाता है। आ गई बात समझ में। दूसरा अगर मैं लाइव एग्जांपल बताऊं एपीआई का, आजकल बहुत सारे ऑनलाइन सर्विस है जहाँ पे आप जो है ना एयर फ्लाइट का टिकट या रेलवे का टिकट बुक कर लेते हो। डायरेक्ट आप रेलवे की वेबसाइट पे नहीं जाते, डायरेक्ट आप फ्लाइट बुकिंग करने के लिए फ्लाइट के डायरेक्ट वेबसाइट पे नहीं जाते, है ना। आजकल बहुत सारे हैं। आ रही बात समझ में। तो वहां पे भी आपका एपीआई ही यूज हो रहा है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो रेलवे की वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट, वो एक एपीआई बना के दे देता है वो, ठीक है। उस एपीआई से हमें ये पता चल जाता है कि किस किस ट्रेन में कौन कौन सी सीट खाली है, कौन कौन सी भर गई, वो सारा इंफॉर्मेशन दे देता है। पूरा सारा एक्सेस नहीं देगा वो। अगली बात में जो जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए एक टिकट बुक करने के लिए, वो सारा इंफॉर्मेशन वो एक एपीआई बना के वो दे देता है, ठीक है। और जो बहुत सारे जो ये सब अलग अलग जो वेबसाइट्स है जिससे आप रेलवे का टिकट बुक करते हो या फ्लाइट बुक करते हो, वो उस एपीआई को ही यूज करके वो सारा इंफॉर्मेशन दिखाते हैं। आई बात समझ में। तो ये सब भी पॉसिबल किसकी वजह से हो पाया, एपीआई की वजह से। तो हर जगह आपका रियल में अगर देखो तो एपीआई यूज हो रहा है, और एपीआई की वजह से ही ये सब चीजें करना आसान है। एपीआई का रियल यूज आपको समझ में आया कि कहाँ कहाँ पे रियल लाइफ यूज हो रहा है। बात समझ में आ गई। तो जस्ट एक इंटरफेस का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है ना। इतनी बात समझ में आई है आप लोगों को। और भी अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखें, तो अगर आप कोई भी अपनी वेबसाइट में गूगल मैप मैप यूज करते हो लोकेशन, तो वहाँ पे भी जो गूगल है वो मैप की एपीआई बना के आपको देता है, और उसी एपीआई को आप अपने एप्लीकेशन में क्या करते हो, यूज कर लेते हो। आ रही बात समझ में। तो गूगल मैप जो आप यूज करते हो वो भी एपीआई के थ्रू ही आप अपने एप्लीकेशन में आप यूज करते हो, ठीक है। तो जो एपीआई बना के देता है उसको हम प्रोवाइडर बोलते हैं, और जो यूज करता है उसको कंज्यूमर बोलते हैं। आ गई बात समझ में। तो दो चीजें होती हैं, एक एपीआई प्रोवाइडर होता है और एक एपीआई कंज्यूमर होता है। तो जो बनाने वाला होता है वो प्रोवाइडर होता है, और जो यूज करने वाला होता है वो कंज्यूमर होता है। इतनी बात समझ में आ गई सबको। ऐसे ऐसे आपको रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, है ना। अब वेबसाइट में अगर देखें, आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ठीक है। तो बहुत सारे ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ऐसे ऐसे आजकल ई कॉमर्स की वेबसाइट आपको मिल जाएंगे कि वहाँ पे मान लो आपका खुद का एक ई कॉमर्स का आपने एक वेबसाइट बनाई, आपका वेयर हाउस है, और आपके पास कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपके पास नहीं है। आप चाहते हो कि कोई भी बंदा जब आपकी वेबसाइट पे विजिट करे और उसको वो प्रोडक्ट चाहिए, तो आपने सीधे वो अमेजोन का आपने लिंक दे दिया। इसको एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि आपके वेबसाइट में वो प्रोडक्ट है नहीं, लेकिन वो प्रोडक्ट है अमेजोन के पास, फ्लिपकार्ट के पास। तो आपने क्या किया, डायरेक्ट उसका जो है आपने वहां पे लिंक प्रोवाइड कर दिया कि जैसे ही उस प्रोडक्ट पे कोई बंदा चेकआउट करेगा या पहले चेक करेगा कि वो प्रोडक्ट क्या है, क्या क्या चीजें हैं, चेकआउट करेगा, तो उस पर तुरंत वो जंप कर जाए किस पे, अमेजोन। आ रही बात है ना, देखा है ऐसा कुछ। तो इसको एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि अब आपकी वेबसाइट से जब बंदा वो अमेजोन पे विजिट करेगा और वहां से जब प्रोडक्ट चेकआउट करेगा, प्रोडक्ट परचेज करेगा, तो उससे आपको क्या फायदा होगा, अमेजोन जो है आपको कुछ कमीशन देगा। आ रही बात समझ में। तो इसको डिजिटल मार्केटिंग के सेंस में एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है। उसकी पब्लिसिटी भी हो रही है, उसका प्रोडक्ट सेल भी हो रहा है, और आपको भी फायदा हो रहा है, उसको तो फायदा हो ही रहा है, दोनों को फायदा है। आ रही बात समझ में।
तो यहाँ पे भी वो अमेजॉन अपना सारा एक्सेस तो नहीं देगा ना, सारा डेटाबेस का एक्सेस तो नहीं देगा, वो एपीआई ही देता है कि आप वो अपने वेबसाइट में वो एपीआई यूज कर लो, तो उससे उसको आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट में चीजें होंगी, सारा अमेजॉन के पास, सारा डेटाबेस अमेजॉन के पास है, लेकिन वो सारा इन्फॉर्मेशन आपके वेबसाइट में देखेगा। आगे बात समझ। ऐसे ऐसे अगर रियल लाइफ में अगर देखो तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे एपीआई के। तो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो रहा है एपीआई का, रियल लाइफ यूज। देखो कोई डाउट? लेट कैसे हो गया आज? अच्छा आज क्लास लंबी चली, डिजाइनिंग की? डिजाइनिंग है कैसे? हाँ तो वही डिजाइनिंग ही तो, फ्रंट एंड ही तो बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? डिजाइनिंग ही तो होता है जी जी। क्या हुआ? हाँ तो डिजाइनिंग ही तो बोलेंगे, हाँ तो फ्रंट एंड ही बोलेंगे उसको। HTML CSS बूटस्ट्रैप JS रिएक्ट सब फ्रंट एंड है। तो इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? मोनिका आ रहा है समझ में एपीआई के बारे में? अब मान लो आपने कोई एक वेबसाइट बनाई, वेब पेज बनाया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो वेबसाइट में मेरा सारा इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है वही इन्फॉर्मेशन मोबाइल पे भी दिखना चाहिए। अब मैं मोबाइल के लिए अलग ऐप थोड़ा ना बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एपीआई यूज करेंगे मोबाइल के लिए। अब आपको पता है कि जो विंडोज वाला एप्लीकेशन है वो आपका मोबाइल में थोड़ी चलेगा। विंडोज वाला एप्लीकेशन जो आपने वेबसाइट जो बनाई है वो एंड्रॉयड पे तो नहीं चलेगा ना। एंड्रॉयड पे तो आपको मोबाइल ऐप बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका टेक्नोलॉजी अलग है, ये टेक्नोलॉजी आपका अलग है। तो एक दूसरे में दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए कुछ तो हमें यूज करना पड़ेगा, तो वहाँ पे एपीआई यूज होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने वेबसाइट बनाई थी वो सारे वेबसाइट का सारा इन्फॉर्मेशन का हम एक एपीआई बना देंगे, और उस एपीआई को मैं एंड्रॉयड ऐप में उसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा। तो अगर इसी वेबसाइट को, इसी वेब पेज को अगर मोबाइल में कोई ओपन करेगा मोबाइल ऐप में, तो सेम वही इंफॉर्मेशन दिखाए जो हमारा वेबसाइट पे दिखा। आ रही बात में? तो हर जगह आपका रियल में अगर देखो तो आपको एपीआई मिल जाएगी। तो सिग्निफिकेंस आप लोग को क्लियर हो रहा है एपीआई का? तो एपीआई का मतलब ही बस ये है कि आपके पास दो अलग अलग टेक्नोलॉजी है, और दोनों टेक्नोलॉजी में आप डायरेक्ट कम्युनिकेट एक साथ नहीं कर सकते। आपके पास जावा का एक एप्लीकेशन है, एक डॉट नेट का एप्लीकेशन है, या फिर एक जावा का एप्लीकेशन है, एक पीएचपी का एप्लीकेशन है, या फिर एक जावा का एप्लीकेशन है, एक जेंगो का एप्लीकेशन है। दोनों आपका अलग अलग सर्वर पे काम करता है, दोनों की सिंटेक्स अलग अलग है, दोनों की सारी चीजें फंक्शनलिटी अलग अलग है, और दोनों को आप एक साथ अगर आप कम्युनिकेट करना चाहो तो पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो सिंपल से बस यही समझना है आपको कॉन्सेप्ट एपीआई का, कि आपके पास दो अलग अलग टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशंस बने हुए हैं, और दोनों में आपस में एक दूसरे से आपको कम्युनिकेट करना है। तो कम्युनिकेट करने के लिए एक इंटरफेस यूज करते हैं, और उसी इंटरफेस को हम एपीआई बोलते हैं। आगे बात हमने। और एपीआई में जो भी इंफॉर्मेशन आपका आएगा, पहले एक्सएमएल के फॉर्म में आता था, अब जेसन के फॉर्म में आता है। जेसन के फॉर्म में इसलिए आता है क्योंकि जेसन जो है एक ऐसा डेटा होता है जो हर टेक्नोलॉजी उसको सपोर्ट करता है वेब में। जावा ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जेसन का फुल फॉर्म है, समझ में आया? और जेसन के फॉर्म में जो डेटा होगा समझो कि डिक्शनरी के फॉर्म में, नेस्टेड डिक्शनरी के फॉर्म में डेटा होगा। आगे बात आसान। और जेसन आपका लाइट वेट होने की वजह से सबसे ज्यादा यूज होता है। क्लियर है? अभी तक कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब एपीआई को यूज कैसे करें, है ना? तो मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई भी आपका एपीआई प्रोवाइडर है, ठीक है, तो कुछ एपीआई आपको पेड मिलेगी और कुछ फ्री मिलेगी। तो जितने भी एपीआई प्रोवाइडर होते हैं वो सीधे सीधे एक डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं अपना एपीआई के बारे में, और वो उस डॉक्यूमेंटेशन में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि जो उन्होंने एपीआई बनाई है उस एपीआई से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। और उस एपीआई को यूज करने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी होगी, पहले आपको रजिस्टर करना होगा उनकी वेबसाइट पे। उनकी वेबसाइट पे जब आप रजिस्टर करोगे तो वो एक आपको टोकन की देगा, टोकन की यानी कि एपीआई की, और वो यूनिक होता है हर अलग अलग यूजर के लिए, ठीक है। तो
जब भी उस एपीआई को आपको यूज करना होगा तो पहले आपको उस टोकन की से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और जब आप लॉगिन करोगे तो पहले वो ऑथेंटिकेट करेगा कि रियल में वही यूजर है जो रजिस्टर्ड है या नहीं है, ठीक है, तब वो इंफॉर्मेशन आपको वो शेयर करेगा। आ गई बात समझ में? तो जब भी कोई भी आपको एपीआई जो प्रोवाइडर होते हैं उनकी एपीआई को अगर आपको यूज करना है तो एक आपको टोकन या एपीआई की जनरेट करना होता है, और एपीआई की जो आपको बनेगा वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में मिलेगा, 13 या 18 कैरेक्टर का होगा, जैसे ये एपीआई की, और यूनिक होगा, सबके लिए अलग अलग होगा। बात समझ में आ गई? और उसी टोकन से एपीआई की से, ठीक है, वो सारी चीजें मैनेज करते हैं, मतलब अपना एक रिकॉर्ड रखते हैं कि किस यूजर ने हमारी एपीआई को किसने यूज किया किसने नहीं यूज किया, सारा चीज, सारा जो रिकॉर्ड है उसी एपीआई की से वो मैनेज करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सबको? तो आगे जब हम एपीआई कंज्यूम करेंगे, एपीआई को, किसी भी एपीआई को कंज्यूम करने के लिए आपको पहले एपीआई की या टोकन जनरेट करना होगा, तभी आप इंफॉर्मेशन उससे गेट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं यूज कर सकते। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई डाउट? अब वेब एपीआई क्या होता है? एपीआई जरूरी नहीं कि वेब में ही यूज कर सकते हो, एपीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी यूज होता है ना? तो एपीआई आपको सबके लिए मिलेगा, हर एप्लीकेशन के लिए मिलेगा, ये मत समझना कि ओनली वेब में ही यूज होता है। देव समझ में आ रही बात? तो हमें तो मेन वेब एपीआई पे काम करना है, तो वेब एपीआई के बारे में समझते हैं। तो वेब एपीआई एक बार डिफिनीशन पढ़ लो। ऐसा एपीआई जो वेबसाइट के लिए काम करेगा। कोई डाउट? अरे कुछ पूछना है तो पूछ लो। हाँ जी सुमित। अब मैंने बताया था कि पहले जो एपीआई बनती थी वेब एपीआई, पहले सूप के थ्रू बनती थी, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। तो सूप में बहुत सारे ड्रॉबैक थे, और उसमें जो डेटा आता था वो एक्सएमएल के फॉर्म में आता था। अब एक्सएमएल उतना ज्यादा यूज होता नहीं है ना? तो अब जेसन सबसे ज्यादा यूज होता है। तो अब जो एपीआई बनती है ना, रेस्ट के थ्रू बनती है, ठीक है। तो हमें रेस्ट के थ्रू एपीआई बनाना सीखना है, और सबसे ज्यादा आजकल रेस्ट के थ्रू ही होती है। एपीआई किसी में बनाओ, जावा में बनाओ, डॉटनेट में बनाओ, पीएचपी में बनाओ, पाइथन में बनाओ, अब सब रेस्ट के थ्रू ही बन रहा है। क्लियर? अब एपीआई काम कैसे करता है, नीचे पॉइंट्स पढ़ो कैसे कैसे काम करता है। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है, एक आपका वेब एप्लीकेशन है, और उस वेब एप्लीकेशन को मोबाइल ऐप से आपको कम्युनिकेट करना है। तो यहाँ पे एक वेब एपीआई बनी हुई है। अब कैसे वो वेब एप्लीकेशन से डेटा मोबाइल के पास जा रहा है, और मोबाइल से डेटा वेब के पास कैसे आ रहा है, तो वो प्रोसेस लिखा हुआ है कैसे कैसे होता है। और अभी मैंने बताया एपीआई में जो डेटा आता है या तो जेसन के फॉर्म में होगा या एक्सएमएल के फॉर्म में। चीजें क्लियर है मोनिका? कहीं कोई कंफ्यूजन? तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो ही चीजें होंगी ना। एपीआई से पहले रिक्वेस्ट लेंगे, फिर उसका रिस्पॉन्स आएगा। तो वेबसाइट काम ही करता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पे। प्रोसीजर क्या होता है मैंने भी बताया। कोई भी अगर एपीआई प्रोवाइडर होगा तो पहले उस वेबसाइट पे आपको रजिस्टर होना होगा, और रजिस्टर जब करते हो तो आपको एक एपीआई की वो जनरेट करके देता है, जिसको टोकन बोलते हैं। और उसी एपीआई की से आप जो है उस एपीआई के सारे इन्फॉर्मेशन को आप क्या कर सकते हो, गेट कर सकते हो। तो जब आप रजिस्टर होगे तो एक एपीआई की मिल जाएगी, और जब आप लॉगिन करोगे तो उसी एपीआई की के बेस पे वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको देगा, और उस इन्फॉर्मेशन को आप अपने वेबसाइट में यूज कर सकते हो। तो यही तो प्रोसीजर होता है।
क्योंकि वो रिकॉर्ड भी तो रखेगा। अब मान लो रेलवे की वेबसाइट है, उसने एपीआई बना दी, तो अपना रिकॉर्ड रखेगा ना कि किस किस कौन कौन जो है वेब एप्लीकेशन में कौन कौन कहाँ एपीआई को यूज कर रहा है, वो रिकॉर्ड तो रखेगा ना वो। इतनी बात समझ में आ रही है सबको, नहीं आ रही? वही चीज लिखा है कि जब तक आपका एपीआई की जब आप बनेगा तो एपीआई की से पहले ऑथेंटिकेट करता है, चेक करता है कि मतलब वो रियल में वो कहीं फेक यूजर तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर वो डेटा शो करता है। तो एपीआई का कॉन्सेप्ट आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कैसे कैसे करने हैं? अब रेस्ट क्या होता है? रेस्ट कुछ एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है, टेक्निक है ना। जैसे उप्स होता है, उप्स में आपको अलग अलग गाइडलाइन को फॉलो करना होता है। एक अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनानी है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बेस पे पूरा एक प्रोजेक्ट बनाना है आपको पाइथन में, तो उप्स के गाइडलाइन को आपको फॉलो करना होता है। उप्स कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है नहीं, बस उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं उप्स के, आपने पढ़ा होगा। उप्स के 6-7 कॉन्सेप्ट होते हैं ना। क्लास होता है, ऑब्जेक्ट होता है, डेटा हाइडिंग होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है, डेटा इनकैप्सुलेशन होता है, इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है ना, फिर मैसेज पासिंग होता है। तो यही सब कॉन्सेप्ट्स को हमें सीखना होता है, और उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम पूरा प्रोजेक्ट बनाते हैं जो गाइडलाइन फॉलो करते हैं, है ना। तो वही रेस्ट क्या है, बेसिकली एक गाइडलाइन है ना, और उसी गाइडलाइन को फॉलो करके हम एक वेब एपीआई बनाते हैं। आगे बात समझ में? कहीं कोई कंफ्यूजन? अब आपका अगर रेस्ट का फुल फॉर्म पूछ लिया तो यही रेस्टफुल एपीआई बोलो या रेस्ट एपीआई बोलो, बात एक ही है। तो कंफ्यूज मत होना कि रेस्टफुल एपीआई अलग होता है, रेस्ट एपीआई अलग होता है एक ही। रेस्ट से बना दिया तो रेस्टफुल एपीआई बोल दिया, है ना। तो चीजें हैं एक ही। तो जो भी एपीआई आप रेस्ट के थ्रू बना रहे हो उसी को रेस्ट एपीआई या रेस्टफुल एपीआई बोला जाता है। समझ गए? और ये तो मैंने अभी बता ही दिया है। अब जब हम रेस्ट एपीआई पे काम करेंगे, इसके पहले ये फुल फॉर्म पढ़ लो पहले। ये रेस्ट का फुल फॉर्म पढ़ लो। रेस्ट एपीआई होता क्या? रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर आर्किटेक्चरल स्टाइल। और सूट का फुल फॉर्म मैंने अभी बताया, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। क्लियर है? तो अगर आपसे कहीं पे भी इंटरव्यू में रेस्ट के बारे में पूछ लिया तो अब आप बता सकते हो ना रेस्ट होता क्या है। जनरली एक गाइडलाइन होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो हमें एपीआई बनाने के लिए फॉलो करना होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो और देखो, अब क्या क्या चीज मेन करना है जो प्रैक्टिकल करना है। अब जब हम रेस्ट एपीआई पे काम करना सीखेंगे तो हमें ये क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। मेन काम ही यही होता है। तो मान लो आपने एपीआई के थ्रू, एपीआई में कोई नया रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करना है ना। तो इसके लिए नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए पोस्ट यूज करोगे। कौन सा मेथड यूज करोगे? 4 मेथड 5 मेथड होते हैं, पांचों मेथड के बारे में आपको याद रखना है। कोई भी किसी भी लैंग्वेज में एपीआई बनाओ, ये 5 मेथड आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट। तो पोस्ट हमेशा एपीआई में नया रिकॉर्ड जनरेट करेगा, और एपीआई से अगर रिकॉर्ड को आपको इंफॉर्मेशन गेट करना है तो ऑब्वियस सी बात है गेट। और पुट और पैच में डिफरेंस ये है, दोनों जो है डेटा को क्या करेंगे, अपडेट करने का काम करेंगे। ठीक है। बस पुट क्या है, वो कंप्लीट रिकॉर्ड को अपडेट करेगा, और पैच क्या करेगा, पार्शियल। आगे बात समझ में? नहीं आया समझ में? एक रिकॉर्ड है आपके पास जेसन के फॉर्म में, है ना, उसके केवल एक फील्ड को आप अपडेट कर रहे हो। है, एक फील्ड को अगर आप अपडेट कर रहे हो तो पैच यूज करोगे। कंप्लीट रिकॉर्ड को अगर आप अपडेट कर रहे हो तो put।
समझ गए। और डिलीट आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली यही 4 ऑपरेशन करने हैं, और इन 4 ऑपरेशन को करने के लिए आपके एपीआई में ये 5 आपको मेथड मिलेंगे: पोस्ट, गेट, पुट, पैच और डिलीट। तो यही चीज हमें प्रैक्टिकल करके देखना है। पोस्ट का यूज, गेट का यूज, पुट, पैच और डिलीट, पांचों का यूज समझ में आ गया सबको। अब कैसे कैसे होता है, तो जब आपको एक एपीआई मिलेगी, मान लो एक स्टूडेंट की एपीआई मिल गई, तो कुछ एपीआई का यूआरएल ऐसे मिलेगा आपको। आई बात समझ में। तो किसको क्या क्या बोलते हैं, ये तो आपका बेस यूआरएल है उस वेबसाइट का। और ये जो सेकंड वाला पार्ट है वो नेमिंग कन्वेंशन है, वो कुछ भी हो सकता है। और तीसरा वाला जो थर्ड पार्ट है वही आपका रिसोर्स है, वहीं से आपको सारा इंफॉर्मेशन एपीआई से मिलेगा। बात समझ में आ गई। हाँ जी देव, कोई कंफ्यूजन अभी तक? मोनिका आ रहा है समझ में। अब देखो अलग अलग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कैसे आता है। जैसे ही मैंने एपीआई में ये वाला मान लो मैंने यूआरएल हिट किया, रिक्वेस्ट गया, तो एपीआई में इस स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होगा, मान लो 100 रिकॉर्ड है, तो सारा रिकॉर्ड एक ही बार में शो हो जाएगा इस जेसन के फॉर्म में। क्या हुआ? ये तो बताया जेसन का मतलब डिक्शनरी, की और वैल्यू। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? तो ये यहाँ पे हमने कौन सा मेथड यूज किया? गेट। तो गेट से उस एपीआई के सारे इंफॉर्मेशन को मैं एक ही बार में गेट कर सकता हूँ। तो ये आपका रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट पे एपीआई ने आपको ये रिस्पॉन्स दिया। बात समझ में आ गई? चलो और देखो, अब जैसे ही आपने यहाँ पे जो रिक्वेस्ट दिया, यहाँ पे /1 दे दिया, ठीक है, तो ये केवल वही वही रिकॉर्ड दिखाएगा जिसकी आईडी 1 है। यानी कि पर्टिकुलर हम यहाँ पे एक सिंगल स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम एक्सेस कर रहे हैं। आ गई बात समझ में? जो नहीं ये 1 दोगे, 5 दे दिया, तो जिसकी आईडी 5 होगी 5 वाला रिकॉर्ड दिखाए। आ गई बात समझ में? तो यूआरएल को आपको बस समझना है कैसे कैसे आपको करना है। तो यही सब यूआरएल जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ऐसे ही ऐसी मैं रिक्वेस्ट दूंगा, और इस रिक्वेस्ट के बेस पे आपका ये रिस्पॉन्स है। तो वो रिस्पॉन्स जो डेटा है वो डिपेंड करेगा एपीआई में कौन सा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है। ये स्टूडेंट की एपीआई है तो स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, न्यूज की एपीआई होगा तो न्यूज का डेटा मिलेगा, वेदर का एपीआई होगा तो वेदर का डेटा मिलेगा। तो डिपेंड करेगा कि वो एपीआई किससे रिलेटेड है। आ गई बात समझ में? बैंक से रिलेटेड एपीआई होगा तो बैंक का डेटा मिलेगा। जैसे ही उसके वेबसाइट में चेंज होगा, उसके डेटाबेस में चेंज होगा, तुरंत एपीआई में चेंज होगा। डायरेक्ट लिंक है वो, लाइव काम करता है वो। जैसे ही उसने, यही तो एडवांटेज है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तो चला पता चला कि रेलवे की वेबसाइट पे आपने बुक कर दिया, ठीक है, सारी सीट बुक हो गई, यहाँ पे एपीआई में आपने जो गेट किया वहां पे तो दिखा रहा है खाली है, ये तो प्रॉब्लम आ जाएगी। डायरेक्ट इंटरकनेक्टेड होता है। बस ये होता है कि आप डायरेक्ट उसके डेटाबेस को आप एक्सेस नहीं कर रहे हो, उसके इंफॉर्मेशन को गेट कर। आगे बात समझ। और ये है पोस्ट, यहाँ पे हम नया रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं? इंसर्ट कर रहे हैं। आ गई बात समझ में? तो गेट से हम सारा इंफॉर्मेशन गेट करेंगे, और पोस्ट से नया रिकॉर्ड उसमें इंसर्ट। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स समझ में आ रहा है। फार्मी एपीआई में यही 2 चीज होती है, जो आप रिक्वेस्ट रीड करोगे उसके अगेंस्ट एपीआई आपको रिस्पॉन्स देगा। ठीक है।
अब आप लोगों को बेसिक बेसिक चीजें समझ में आ रही है, एपीआई में होता क्या है, क्या क्या चीजें करनी होती है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, बताने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हमने पैच यूज किया, डेटा को अपडेट कर रहे हैं। आ गई बात समझ में? डेटा को डिलीट कर रहे हैं, तो डिलीट मेथड यूज कर ले, बस मेथड चेंज करना है। गेट, पोस्ट, पैच, पुट और डिलीट, इन्हीं 5 मेथड पे आपका सारा एपीआई में काम है। अब देखो सारा लिखा है एक साथ। ये पहला वाला होल डेटा को रीड करेगा, ये केवल पहले वाले डेटा को रीड करेगा जिसकी आईडी 1 होगी, है। ये नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा, ये आपका दोनों अपडेट करेगा, और ये डिलीट करेगा। तो अब तो आप लोगों को पांचों मेथड का यूज समझ में आ गया, गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पांचों मेथड में सबका अलग अलग काम क्या होता है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? तो थोड़ा सा आइडिया लग गया एपीआई के बारे में। देव, कोई डाउट हो अभी तक तो पूछ लो, मोनिका। तो एपीआई आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। कुछ कंपनी तो ऐसी है बस उनका काम ही एपीआई बनाना है, डेवलपर को बैठा रखा है एपीआई बनाने के लिए, और एपीआई बना बना के सेल कर रहे हैं। आ रही बात समझ? और एपीआई होने से हमारा काम कितना आसान हो गया। पेमेंट गेटवे में जितनी भी आपकी यूज हो रही है, पेमेंट गेटवे में जो भी आप यूज करते हो अलग अलग, सब एपीआई के थ्रू हो रहा है। सीसी एवेन्यू यूज करते हो, रेजर पे यूज करते हो, है ना? है, ये तो तुम्हें देखना पड़ेगा कितना है मेरे को बनाने में, किसने बनाया था, किसने किया। हिस्ट्री देख लेना, मेरे को बता दो। ठीक है। तो अब आप लोगों को आइडिया लग गया एपीआई के बारे में, एपीआई क्या होता है। बहुत सारे मैंने रियल लाइफ एग्जांपल्स आप लोगों को बता दिए। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि बिना एपीआई के कुछ नहीं होना है। और एपीआई होने की वजह से हमारा काम कितना आसान हो गया। ठीक है। एक लाइव यूज ये भी है कि पहले यूपीआई जब पे करते थे, पेमेंट जब आप यूपीआई करते थे तो पहले फोन पे का फोन पे से ही होता था। अब ऐसा नहीं है, अब तो किसी से किसी में भी कर दो। पहले पेटीएम का पेटीएम से ही होता था, अब ऐसा नहीं है। अब गूगल पे से पेटीएम में कर लो, फोन पे कर लो, जितने भी हैं यूपीआई सबसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो गए। तो कैसे हुआ एपीआई? आ रही बात समझ में? क्योंकि जितने भी हैं अलग अलग कंपनीज, आपका गूगल पे है, आपका पेटीएम है, सबके एप्लीकेशन जरूरी थोड़ा है कि एक ही एप्लीकेशन में बने हो, जावा में बनाओ, डॉट नेट में बनाओ, पीएचपी में बनाओ। सब अलग अलग में बने होते हैं। और जहाँ पे भी अलग अलग टेक्नोलॉजी को कम्युनिकेट करना हो तो एक आपको इंटरफेस चाहिए ही चाहिए। ठीक है। अब आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा एपीआई के बारे में, है ना? या अभी भी नहीं आया? अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि अगर आपको जेंगो में एपीआई अगर आपका खुद का बनाना है, रेस्टफुल एपीआई बनानी है जेंगो में, तो ये 6 स्टेप्स हैं। यही 6 स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जेंगो ने एपीआई बनाने के लिए एक लाइब्रेरी ऑलरेडी बना के दे दी, और उस लाइब्रेरी के होने की वजह से हमें एपीआई बनाना बहुत ही आसान कर दिया। लाइव एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। कल मैंने आप लोगों को जो एक प्रोजेक्ट दिखाया था, करवाया था टू डेप का, उसमें भी यही तो काम हो रहा था, यही तो 4 काम हो रहा था। गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट।
वहां पे भी तो यही तो कर रहे थे, रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे, डिस्प्ले कर रहे थे, काम वही हो रहा था। और उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ा था, व्यूज डॉट पी में 4 अलग अलग फंक्शंस बनाने पड़े थे। एक इंसर्ट करने के लिए, एक डिलीट करने के लिए, एक अपडेट करने के लिए, और एक डिस्प्ले करने के लिए बनाया था। लेकिन अगर आप अब यहाँ पे भी जब आप एपीआई बनाओगे तो यहाँ पे भी तो हमें वही करना है, 4 अलग अलग फंक्शन बनाने होंगे ना एपीआई में भी। एक फंक्शन क्या करेगा, जब मैं गेट मेथड यूज करूंगा तो वो उसको कॉल करेगा और वो सारे इन्फॉर्मेशन को गेट करके डिस्प्ले करेगा। आ रही बात में। और रिकॉर्ड में को इंसर्ट करना होगा एपीआई में तो पोस्ट यूज करेंगे, वहां पे पोस्ट वाला फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे भी तो 4 फंक्शन बनाने पड़ेंगे, लेकिन ये सब कुछ नहीं करना। ठीक है। तो जेंगो में जो लाइब्रेरी बना के दे दी है, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क बताया था ना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी बोला था पढ़ने के लिए, किसी ने पढ़ा नहीं होगा। पढ़ना तो छोड़ दो, ओपन करके देखा नहीं होगा, मतलब गूगल पे जाके ओपन कर लें, वो भी नहीं किया होगा किसी ने, है ना। हाँ, वो तो बस यहीं पे मैंने ओपन किया था तो देख लिया होगा। तो जब आप उसमें जाके देखोगे तो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क जो उसने लाइब्रेरी बनाई है, कितना काम आसान कर दिया उसने। अब उसका जब मैं यूज करूंगा, उसको इंस्टॉल करना होगा, पिप इंस्टॉल डीआरएफ जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। जब आप उसको इंस्टॉल करोगे तो उसमें इनबिल्ट आपको कुछ नहीं करना, व्यूज डॉट पी में। ठीक है। अभी तक जो हमने व्यूज में फंक्शन बेस बनाया था, फंक्शन बेस ऐप बनाया था, उसमें आपको क्लास के बेस पे एक बनाना है फंक्शन, क्लास के बेस पे। सारी बात हमें। तो उसमें बस मैं एक ही क्लास बनाऊंगा और एक ही क्लास से वो चारों ऑपरेशन परफॉर्म कर दे। उसमें एक बनी बनाई लाइब्रेरी दे रखी है, उस लाइब्रेरी में, उस लाइब्रेरी को जैसे मैं उस क्लास के अंदर कॉल करूंगा, है ना, ये चारों ऑपरेशन एक साथ कर देगा। आपको 4 अलग अलग फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं, काम बहुत आसान हो जाएगा। आगे बात हमें। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट एड ऑन कर दिया जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा। बाकी सब तो आपको समझ में आ रहा होगा, सारे स्टेप्स। बस ये तीसरा वाला स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बाकी तो सारा स्टेप आप लोग पढ़ चुके हो। जेंगो में मॉडल बनाना आपको आता है, जेंगो में व्यूज वाला कॉन्सेप्ट आपको आता है, जेंगो में यूआरएल कैसे सेट करते हैं आपको आता है, और रन कैसे करते हैं वो आता है ना। तो एक आपको बीच में एक नया कॉन्सेप्ट मिल रहा होगा, सीरियलाइजर। अब सीरियलाइजर का काम ही यही होता है। ठीक है, सीरियलाइजर नाम की एक क्लास मिलेगी आपको, उसका काम ये होता है कि अब आप कर क्या रहे हो, आप एपीआई बना रहे हो, प्रोवाइडर हो। तो आप अपने एप्लीकेशन में, ठीक है, जो भी एप्लीकेशन में सारा इंफॉर्मेशन जो रखोगे वो कहाँ रखोगे, डेटाबेस में। अब आपके एप्लीकेशन का सारा इंफॉर्मेशन अगर कोई दूसरा बंदा एक्सेस करेगा तो आप डायरेक्ट डेटाबेस का एक्सेस तो नहीं दोगे ना, फुल डेटाबेस का एक्सेस तो नहीं दोगे। आई बात समझ में। तो यहाँ पे सीरियलाइजर का काम ये होता है कि वो आपके एप्लीकेशन से, डेटाबेस से सारा डेटा फेच करेगा, और फेच करके उसको जेसन के फॉर्म में कन्वर्ट करके और उसको आपको एपीआई में इंफॉर्मेशन सेंड कर दे। तो सीरियलाइजर का काम ही यही होता है, डेटाबेस के डेटा को सीरियलाइज करके जेसन में कन्वर्ट कर। देव आ गई बात समझ में, कहीं कंफ्यूजन। और ये सब काम करने के लिए उतना कोई हार्ड लेवल वाला कोड वोड नहीं लिखना जेंगो में, सब लाइब्रेरी खुद करेगा वो। इसीलिए इसको रैपिड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क बोला जाता है। स्टार्टिंग में जब मैंने जेंगो का इंट्रोडक्शन वाली फाइल भेजी थी, नोट्स भेजा था ना एक डॉक फाइल, बस वो डाउनलोड कर लिया होगा लेकिन उसको ओपन नहीं किया होगा किसी ने, ना पढ़ा होगा। ठीक है, डाउनलोड जरूर कर लिया होगा, है ना। तो उसमें जब आप पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में पहले लाइन में ही लिखा हुआ है, जेंगो इज ए रैपिड वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। तो इसीलिए इसको रैपिड वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क बोला जाता है, क्योंकि इसमें काम बहुत ही आसान कर दिया। तो जेंगो में एपीआई बनाना बहुत आसान कर दिया। पहले जब ये फ्रेमवर्क, ये लाइब्रेरी नहीं थी तो पूरा बहुत ही हमें कॉम्प्लेक्स कोड लिखना पड़ता।
अब आपको कुछ नहीं करना। आ रही बात समझ में? जब मैं आपको बनाना सिखाऊंगा तो आपको देखोगे तो लॉजिक तो लिखना ही है। आ रही बात समझ में? बस इसकी लाइब्रेरी जो है वो आपको थोड़ी सी याद रखनी होगी, ठीक है। और याद भी नहीं रखनी, वो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिया था बस वहां से कॉपी पेस्ट करना, सारा कुछ उन्हें दे रखा है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। तो बहुत लंबा स्टेप्स नहीं करना है एपीआई बनाने के लिए, ठीक है। सारे स्टेप्स आपको पता है, बस ये वाला स्टेप्स आपको थोड़ा देखना हो। तो आज फिर मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आज आप लोग जरूर से देख लेना वो जेंगो फ्रेमवर्क वाला जो डॉक्यूमेंटेशन है, जिससे मैं कल जब मैं आप लोग को प्रैक्टिकल करके बताऊंगा एपीआई बनाना तो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा, नहीं तो मेरे को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्योंकि थोड़ा सा आप लोग पढ़ लोगे तो उसके बाद जब मैं बताऊंगा तो और आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में अच्छे से दे रखा है, 1 पेज का डॉक्यूमेंटेशन है, ज़्यादा है भी नहीं कि आपको टाइम लगेगा, मुश्किल से 10-15 मिनट है। हाँ बस वही सब दिया है। हाँ बस वही चीज़ आपको जानना। आ गई बात समझ? तो अब आप लोगों को एपीआई के बारे में चीज़ें समझ में आ गई। तो कल मैं आप लोगों को एपीआई बनाना बता दूंगा, सारा कैसे कैसे यूज करते हैं वो बता दूंगा। और नेक्स्ट थर्सडे को एपीआई को कंज्यूम करना बता दूंगा। कोई बनी बनी एपीआई है उसको मैं अपने जेंगो के वेबसाइट में यूज करके और एक पूरा प्रोजेक्ट बनाने, ठीक है। तो थर्सडे को आपकी लास्ट क्लास में। और एक कल बताऊंगा तो एपीआई बना के टेस्टिंग करेंगे, पोस्टमैन इंस्टॉल करके सारा करेंगे। टेस्टिंग आपको थोड़ा ना करना है, जो दूसरा बंदा कंज्यूम करेगा वो चेक करेगा। वही तो बताया। अरे जब कोई बनी बनाई एपीआई है वो आप थोड़ा ना जनरेट करोगे, इसमें जेंगो में आप खुद ही बनाओगे, आप खुद ही टेस्टिंग करोगे क्या, कंज्यूम करोगे। दूसरे कोई एप्लीकेशन में बना होगा एपीआई, उसको जब आप अपने जेंगो की वेबसाइट में यूज करोगे तब आपको टोकन की जरूरत है। तो वो आएगा परसों, कंज्यूम करना बताऊंगा। कल तो अभी बनाना सीखेंगे, ठीक है। और उस एपीआई को बना के आप कोई किसी को भी यूआरएल दे दोगे तो बैठे बैठे वो कहीं से भी आपके सारे एप्लीकेशन से सारा डेटा एक्सेस कर लेगा वो। कुछ कोड नहीं जाएगा, बस यूआरएल उसको देना है। आ गई बात समझ में? काम आप अपने एप्लीकेशन में कर रहे होगे और सारा डेटा वो वहां से एक्सेस कर रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप चेंज करोगे अपने एप्लीकेशन में वही चीज उसको वहां दिखेगा। आ गई बात समझ में? तो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया एपीआई का? कहीं कोई कंफ्यूजन? अब आप लोग को थोड़ा थोड़ा एपीआई के बारे में समझ में आ गया होगा। क्या मैसेज कर रही है? ये इसको तो बस टोकन ही की चाहिए। आ जाओ, टोकन की दे देता हूँ यहाँ पे। घर बैठ के घर बैठ के टोकन की नहीं मिलता। सर तबीयत थोड़ी खराब चल रही है। तो घर बैठ के टोकन थोड़ा मिल जाएगा आपको, यहाँ आओगे तभी तो टोकन दूंगा। टोकन की वाला कॉन्सेप्ट आपका आएगा परसों, जब हम एपीआई कंज्यूम करना सीखेंगे। सर तो वो टोकन फ्री रहेंगे या फिर पेड वाले रहेंगे? अरे फ्री वाला ही तो सिखाऊंगा, पेड वाला क्यों सिखाऊंगा मैं आपको। ओके सर। पे कर देना, मैं पेड वाला भी सिखा दूंगा। तो हमें तो सारी चीज, जैसे हमने वेबसाइट को होस्ट करना फ्री में सीखा था वैसे ही हाँ हम जी। एपीआई को कंज्यूम भी फ्री वाला ही वेबसाइट से देखें। और
डिफरेंस थोड़ा होता है फ्री वाले में और पेड वाले में, ये वही होती है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, है ना। जी जी सर। बस ये है कि फ्री वाले में फ्री वाला आपको डेटा मिलेगा, पेड वाले में आपको पेड डेटा मिलेगा। जी सर। तो यहाँ पे आपका फ्री और पेड वाला का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे आपको सीखना है कि एपीआई हम बनाएं कैसे और उसको कंज्यूम कैसे करें। जी सर। तो अभी जो एपीआई का इंट्रोडक्शन मैंने बताया सब आया आपको समझ में। जी सर। तो कल मिलते हैं फिर, तो कल हम जेंगो में एक रेस्टफुल एपीआई बनाना सीखेंगे। जी ओके सर।